वेलकम टू माई क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने लेखिका मनोहर भंडारी द्वारा लिखी गई एक कहानी यह भी इस पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण प्रसंग है और महत्वपूर्ण जो व्यक्ति उनके जीवन में आए हैं उनका वर्णन इस पाठ में करने वाली है। तो शुरुआत के परिच्छेद में हमने लेखिका के द्वारा उनके जो अजमेर के जो दिन थे उनके घर का वर्णन हमने पढ़ा। उसमें उन्होंने अपने पिताजी का वर्णन किया, फिर उनके माँ का भी वर्णन किया। अपने माँ को वह एक अनपढ़ व्यक्तित्वहीन महिला कहती है और इसके पीछे भी हमने उसके पीछे कारण यह था क्या था यह भी हमने देखा था कि अपने माँ को वह व्यक्तित्वहीन महिला क्यों कहती है, क्योंकि उनकी माँ ने अपने जीवन का जो सीमा थी जीवन की वह सिर्फ अपने रसोई घर तक ही सीमित रखी थी। रसोई घर के बाहर उनका जीवन उनको पता ही नहीं था तथा उनका जो जीवन था पूरा अपने पति की सेवा करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना और अपने बच्चों की खुशियों में ही वह अपना जीवन की खुशियां ढूंढती थी। तो इसी कारण उन्होंने अपने माँ को व्यक्तित्वहीन महिला कहा है। फिर आगे उन्होंने अपने पिताजी के बारे में वर्णन किया। आगे भी लेखिका हमें उनके पिताजी के बारे में वर्णन करवा रही है, उसको हम पाठ के परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। लेखिका अपने पिताजी के बारे में वर्णन कर रही थी। लेखिका कहती है कि जब वह अजमेर में रहने आए थे उससे पहले वह इंदौर में रहा करते थे और इंदौर में जब वह रहते थे तब उनके पिताजी का समाज में एक विशेष नाम था, उनको सम्मान दिया जाता था, लोग उनके साथ अच्छे बातचीत करते थे तथा उनके दरियादिली स्वभाव का भी वह वर्णन करते हैं कि वह राजनीति से भी उनको लगाव था तथा समाज सेवा भी वह करते थे। और समाज सेवा के इसलिए उन्होंने समाज सेवा करते हुए 8-10 लड़कियों को उन्होंने मुफ्त में पढ़ाया था तथा उनकी अच्छी शिक्षा करने की वजह से उन बच्चों को आगे चलकर अच्छे पद पर वह पद ग्रहण कर लेते हैं। तथा फिर आगे उनके दरियादिली का वर्णन करते हुए लेखिका कह रही है कि एक ओर तो वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। अब देखिए, अहंवादी का अर्थ क्या होता है? जिनको बहुत ईगो होता है, ऐसे लोगों को हम अहंवादी कहते हैं, घमंडी गर्विष्ठ लोग। अब यहाँ पर देखिए लेखिका ने उनके कोमल और संवेदनशील व्यक्तित्व का वर्णन किया है कि किस प्रकार से वह जो बच्चों की पढ़ाई करने के लिए इच्छा तो होती है लेकिन वह परिस्थिति की वजह से अन्य किसी कारण से वह पढ़ नहीं पाते, उनको वह सहायता करते हैं। तो यहाँ पर जब हम लेखिका के पिताजी के बारे में आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा लेखिका के पिताजी के कोमल और संवेदनशील व्यक्तित्व का भी वर्णन हो रहा है और फिर क्रोधी और अहंवादी क्यों थे इसका भी वर्णन करें कि देखो किस प्रकार से दरियादिली जो थे, अर्थात उनकी आर्थिक स्थिति अच्छा होने की वजह से उनके अंदर जो उनका जो स्वभाव आया हुआ था लेखिका के पिताजी का, वह संवेदनशील था और दूसरों को सहायता करने का उनका स्वभाव था, कोमल था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या कारण था कि जिसकी वजह से वह क्रोधी और अहंवादी बन गए थे, इसका वर्णन भी लेखिका आगे करवा रही है। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। अब देखिए लेखिका कहते कि उनके इस स्वभाव की जो विशेषता थी, उनका स्वभाव संवेदनशील था, कोमल था और तथा वो बहुत ही अहंवादी थे, इसके बारे में मैंने बहुत सुना था लेकिन मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। तो आगे लेखिका कहते कि उनको मैंने सुना लेकिन मैंने उनको जब देखा, अनुभव किया तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। अर्थात भग्नावशेषों को मतलब कैसे कि जब उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी थी तो लोग उनके साथ अच्छे से बर्ताव करते थे, उनका मान सम्मान देते थे, इसलिए उनका स्वभाव कैसा था? एक शांत प्रिय, कोमल था, संवेदनशील थे। लेकिन जैसे जैसे उनके आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आता गया तो इन्हीं उनके जो अच्छे गुण थे, जो स्वभाव थे, उनका परिवर्तन एक क्रोध में, घमंड में आ गया था। और किस प्रकार से परिस्थिति का मनुष्य के स्वभाव पर असर होता है
वह उसका उदाहरण लेखिका हमें बता रही है। तो जब जो उनके कोमल और संवेदनशील व्यक्तित्व के या स्वभाव के बारे में लेखिका कहते मैंने सुना था, लेकिन जब मैं उसको अनुभव किया तो उन स्वभाव के, उन गुणों का क्या हो गया था, ह्रास हो गया था। लेखिका कहती है कि उनके अंदर जो कोमल और संवेदनशील स्वभाव था वह धीरे धीरे क्या हो गए, अच्छे गुण में परिवर्तन हो गए और फिर इन गुणों के अवशेष उनके अंदर दिखने नहीं दे रहे थे, बल्कि वह उसके विपरीत हो गए थे। इसलिए यहाँ पर लेखिका कहते कि इन गुणों के भग्नांशों को अर्थात खंडहर को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने, अब देखिए लेखिका क्या कहते कि जब वो इंदौर में थे तो उनके आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी विकट हो गई थी और इसी वजह से वह इंदौर छोड़कर अजमेर चले गए थे। और जब वो अजमेर आए तो उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ गया था। जो पहले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी अब वह बुरी हो गई थी। जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। शब्दकोश का अर्थ क्या होता है, डिक्शनरी। आप पढ़ते हो ना, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, साइंस के वर्ड्स, मराठी के भी डिक्शनरी होते हैं, हिंदी की डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी होती है ना। तो इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश अर्थात अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद होना, उन शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने वह विषयवार डिक्शनरी तैयार की थी। अब लेखिका कहते कि जब वह इंदौर में थे तब से ही उन्होंने इस डिक्शनरी पर काम किया था, लेकिन वह किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जब वह अजमेर आ गए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने अकेले के बलबूते पर बिना किसी के सहायता लिए और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को उन्होंने पूरा किया और वह उस समय का पहला और अकेला शब्दकोश था। तो उनके देखो लेखिका के पिताजी के व्यक्तित्व का यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष गुण हमारे सामने लेखिका बता रही है। इससे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी पर अर्थ नहीं दी, और शायद गिरती आर्थिक परिस्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कवि लेखिका क्या कर रही है कि यह उस समय का पहला और अकेला शब्दकोश था, लेकिन इस शब्दकोश ने उनको प्रतिष्ठा दी, यश दी, मान सम्मान दी, लेकिन अर्थ नहीं दी। अर्थ का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर हमें अर्थ का मीनिंग क्या लेना है कि उनको पैसा नहीं मिला, धन नहीं मिला। अब देखो हम जो कुछ कार्य करते हैं उसके बदले में हमें पैसा मिलता है, लेकिन इस डिक्शनरी का अधूरा काम पूरा करने के बावजूद उनको सम्मान मिला था, लेकिन कुछ पैसे उनको नहीं मिल रहे थे और उस समय उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को, अब देखिए उनके अंदर जो सकारात्मक अच्छे पॉजिटिव जो थी, अच्छे गुण जो थे, वह धीरे धीरे आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से उनके सकारात्मक गुण का परिवर्तन हो गया और नकारात्मक गुण उनके अंदर आ गए। सिकुड़ते आर्थिक स्थिति के कारण, अब देखिए सिकुड़ते आर्थिक स्थिति अर्थात हम सबको पता है कि जब मनुष्य की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो उसमें वह आशावादी होता है, और जब आर्थिक स्थिति मतलब परिस्थिति की वजह से किसी कारणवश उनके स्थिति अच्छी नहीं होती है तो उनमें ज्यादा करके निराशावादी भावनाएं आ जाती है। तो उनमें जो सकारात्मक पहलू के स्थान पर अब नकारात्मक पहलू आ रहे थे, उसका कारण लेखिका क्या बता रहे कि सिकुड़ती आर्थिक स्थिति, और इसी आर्थिक स्थिति के कारण अधिक विस्तारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपने आर्थिक विवेचनाओं का भागीदार बनाए। अब देखिए अब आर्थिक परिस्थिति की वजह से उनके अंदर जो सकारात्मक गुण थे वह अब नष्ट हो रहे थे, और उसके बजाय क्या विस्तारित हो रहा था कि विस्तारित होना बदल अधिक उमड़ना। तो उनके इस स्वभाव में अहम की भावना, अहम मतलब गर्व की भावना। अब देखो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनमें बहुत अहम की भावना होती है, स्वत्व की भावना होती है, ईगो होता है, तो अपने जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति हो उसके सारे कारण या
कोई भी चीज वो अपने घर वालों से शेयर नहीं करते, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को नहीं बताते। तो क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि मैं एक तो मैं समाज से लड़ सकता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों के सामने, अपने पत्नी के सामने या घर के अन्य सदस्यों के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। और इसी प्रकार उनके अहम ने उन्हें यह इस बात की अनुमति नहीं दी कि वे कम से कम अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में अपने बच्चों के साथ कुछ बातें करें। अपने बच्चों को तो वो अपने आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। अब आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाना मतलब देखो, जब घर में कभी समस्या आ जाती है, जब अच्छे दिन होते हैं तो सब उस अच्छे दिनों में हमारे भागीदार होते हैं, लेकिन बुरे दिनों में जो घर का प्रमुख होता है वो क्या सोचता है कि इस बुरे दिनों का जो कारण है वो मेरे वजह से हुआ है, तो उसके जो दुष्परिणाम है वो मैं अकेला सहन करूंगा, लेकिन मेरे परिवार वाले के सदस्य पर उसका बुरा असर मैं नहीं होने दूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वह अपने बच्चों को अपने जीवन की आर्थिक परिस्थिति का आर्थिक स्थिति के बारे में बताते रहते हैं, जिससे कि बच्चों को भी उस स्थिति की वस्तुस्थिति पता चलने से वह भी अपने जीवन में कुछ अच्छे राय दे सकते हैं, अपने परिवार को सुधारने के लिए, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सही सलामत रखने के लिए, आर्थिक ढांचा ठीक ढंग से बनाने के लिए परिवार वाले लोग भी सहायता करते हैं। लेकिन लेखिका के पिता अपने बच्चों को अपने ईगो के वजह से किसी भी बात पर वह चर्चा नहीं करते थे। अपने जीवन में आए हुए परेशानियों को वो किसी को नहीं दिखा पा रहे थे या किसी को नहीं बता पा रहे थे। इसके पीछे भी कारण लेखिका बता रहे कि एक तो उनका अहम भाव, उसके बाद नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना। अब देखिए, उनको जब उनके आर्थिक स्थिति अच्छी थी तो उनका दरिया दिली स्वभाव, हमेशा राजाओं के जैसे ठाट बाट रहकर जीना, ये पूरे नहीं हो पा रहे थे अब। और अधूरी महत्वाकांक्षाएं कि उन्होंने अपने जीवन में जो महत्वाकांक्षाएं देखी थे, जो गोल, जो ध्येय उनको साध्य करना था, अब आर्थिक परिस्थिति की वजह से वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उनकी अधूरी महत्वाकांक्षाएं। और हमेशा समाज में एक विशेष स्थान पाने की वजह से, समाज में एक विशेष प्रकार का मान पाने की वजह से, लेकिन अब आर्थिक परिस्थिति न होने की वजह से समाज में भी उनको एक सम्मान की भावना जो पहले थी वह अब नहीं दी जा रही थी। और इन सारे चीजों की वजह से क्या हो गया था, उनकी यह सारी यातनाएं, उनकी सारी पीड़ा, यह सारी दर्द क्रोध बनकर उनके जीवन में, उनका स्वभाव में वह परिवर्तन आ गया था। वो हमेशा क्रोधित होने लगे थे। क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपकपाती, थरथराती रहती थी। अर्थात वो अपना सारा गुस्सा, अपना सारा क्रोध किस पर निकालने लगे थे? उनके लेखिका के माँ के ऊपर। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंखें मूंदकर सबका विश्वास करने। अब देखिए, उनके पिताजी को अपनों के ही द्वारा जो विश्वासघात की भावना मिली थी। अब देखो, बहुत सारे ऐसे होते कि जब परिवार के जो सदस्य होते हैं, हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, हमारे दोस्त, जब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो सब हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन जब आर्थिक परिस्थिति का सब दूसरे लोग फायदा भी उठाते हैं तो उस समय वह हमारा विश्वासघात करते हैं। और आर्थिक परिस्थिति हमारी बुरी होती है तो वह ही जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वह हमसे दूर होने लगते हैं। तो इसी प्रकार की गहरी चोट उनके पिताजी को मिली हुई थी। पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब वह हम लोगों की भी उस चपेट में आते ही रहते थे। अब देखिए, एक तो उनका अहम भाव आ गया था, फिर क्रोधी स्वभाव हो गया था, उसके साथ साथ उनका स्वभाव में परिवर्तन हो गया था। वह शक लेते रहते थे कि पता नहीं कोई आएगा हमसे फिर से विश्वासघात करेगा, इस प्रकार का वह शक करने लगे थे। और उसके चपेट में उनके परिवार के लेखिका के जो भाई बहन थे, माँ पर तो क्रोध निकालते ही थे, लेकिन अन्य घर के सदस्यों पर भी वह क्रोध निकालने लगे थे। पर यह पितृगाथा में इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है। अब देखिए लेखिका कह रही कि मुझे यह उनके पिताजी को जो कहानी है, मैं उनको एक विशेष प्रकार का सम्मान देने के लिए या एक विशेष प्रकार का उनकी कहानी बताने के लिए नहीं बता रहे, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुंथी हुई है। अब देखिए, लेखिका कहती कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी अर्थात अच्छी बातें और खामियां अर्थात कमजोरियां या कमजोरियां ही हम कहेंगे, कमजोरियां जो उनके व्यक्तित्व के ताने बाने लेखिका के अंदर भी आए हुए हैं कि अनजाने अनचाहे कि उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। अब देखिए, लेखिका कहती है कि होता है ना कि हमारे
माता पिता के जो अच्छे और बुरे गुण जो होते हैं वो बच्चों के अंदर भी आते हैं, उनके व्यक्तित्व के भी और उनके अन्य सारे गुण भी उनके बच्चों के अंदर आते हैं। तो लेखिका यही कहना चाहते हैं कि उनके अच्छे और उनके बुरे कौन से गुण मेरे अंदर आ गए, जो अनजाने ही लेखिका के पास आए और अनचाहे कि बिना चाहे भी उनके अंदर वो आ रहे थे। अब लेखिका यहाँ पर एक उदाहरण दे रही है कि मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, जो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना, और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि। अब देखिए लेखिका क्या कहते हैं कि उनके पिताजी क्या करते थे, दोनों बच्चों में हमेशा भेदभाव किया करते थे कि उनकी जो बड़ी बहन थी वह कैसी थी, वह बहुत ही गोरी थी और सुदृढ़ थी, स्वस्थ थी और हंसमुख थी, लेकिन उसके विरोध में लेखिका का व्यक्तिमत्व कैसा था कि वह बचपन से दुबली थी और कमजोर थी। मरेल का अर्थ होता है कमजोर, और लेखिका के पिताजी हमेशा उन दोनों में तुलना करते रहते थे और इसी वजह से लेखिका के अंदर हीन भावना की निर्मित हुई थी। और यह हीन भावना की निर्मित बचपन से लेकर अब तक भी लेखिका कहती कि उनके जीवन में वह है। नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उनसे उबर नहीं पाई कि लेखिका कहती कि इस हीन भावना को मैं इतना आगे चलकर मैंने सम्मान पाया, लेखन क्षेत्र में मैंने अपना नाम रुतबा किया है, लेकिन मैं इस हीन भावना से बाहर निकल नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखक की उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच में सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को ही हो जाती हूँ। तो देखो लेखिका के जीवन पर उनके पिताजी के द्वारा जो हीन भावना की निर्मित की गई थी वो आज तक मौजूद है। शायद अचेतन की किसी भी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। अब देखिए लेखिका के अंदर हीन भावना इतनी थी कि जब कोई उपलब्धि पर, रचनाओं पर उनको सम्मान मिलता था तो लेखिका को विश्वास नहीं बैठता था कि मैंने इतना अच्छा कार्य किया है, क्या मैं इतना अच्छा कार्य कर सकती हूँ। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं भी कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उसके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। अब देखिए लेखिका कह रहे कि उनके अंदर जो शक्की भावना उनके पिता के अंदर थी वह उनके अंदर भी, लेखिका के व्यक्तित्व में भी दिखाई देती है। तो बच्चों अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। देखते हैं इस परिच्छेद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। भग्नावेश, खंडहर, बलबूता, जोर ताकत, यश, नाम, ख्याति, अर्थ, धन, दौलत, हाशिए, किनारे, यातना, कष्ट, खामी, बुराई, ताना, वस्त्र तैयार करने हेतु लंबाई में फैलाया गया सूत, बाना, वस्त्र तैयार करना हेतु चौड़ाई में भरे जाने वाला सूत, ग्रंथि, गांठ, गिरह, मरियल, शक्तिहीन, उबरना, छुटकारा पाना, जिक्र, उल्लेख, पर्त, परत, तह, तुक्का, बेकार उपाय, भन्नाना, झल्लाना, व्यथा, दुख, कुंठा, निराशाजन्य अतृप्त भावना, प्रतिछाया, प्रतिरूप, चित्र। तो बच्चों इस प्रकार लेखिका की बात हमने देखी कि अपने माता पिता के व्यक्तित्व का, उनके अच्छे बुरे गुणों का बच्चों के ऊपर क्या असर होता है उसका हमने वर्णन पढ़ा। लेखिका आगे भी उनके पिताजी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।